गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रुद्र एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रस्तुत है आपके सामने 11 अगस्त 2023 के हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। देखते हैं आज हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन सी खबरें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। शुरू करते हैं। पहली खबर है आपके सामने जायद तलवार नौसैन्य अभ्यास से संबंधित। तो आपको बता दूं कि अभी हाल ही में 8 से 11 अगस्त के मध्य भारत और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेनाओं के बीच इस द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर के राशिद बंदरगाह पर। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसमें कि भारत की नौसेना की 2 जहाज़ों ने हिस्सा लिया। किसने किसने? आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस त्रिकंद ने। तो ये भी आप याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य क्या रहा? इस नौसैन्य अभ्यास का उद्देश्य था दोनों सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और उनके बीच बेहतर तालमेल को बढ़ाना। ओके, यहाँ पे दुबई का जिक्र आया है तो आपको एक चीज़ और बता दूँ। दुबई आपका सर्वाधिक आबादी वाला शहर है वैसे यूएई का। यहाँ पर एक फेमस बॉडी है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ध्यान रखिएगा दुबई में है। ओके, और यूएई की कैपिटल नहीं है दुबई, एग्जाम में कंफ्यूज ना करिएगा। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? यहाँ की मुद्रा आपकी दिरहम है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। जायद तलवार नौसैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और यूएई के बीच किया गया। कहाँ किया गया? आपका यूएई के दुबई शहर के राशिद बंदरगाह पर। ओके, दूसरी खबर आपके सामने G20 की जो लगातार बैठकें हो रही है जनवरी से, उसी क्रम में G20 की भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की तीसरी और आखिरी बैठक का आयोजन हाल ही में 9 से 11 अगस्त के मध्य पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में आयोजन किया गया। ओके, आयोजित की गई। इसकी जो पहली बैठक थी भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की, वो आपकी मार्च में 1 से 3 मार्च के बीच हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित की गई थी। जबकि दूसरी बैठक आपकी 25 से 27 मई के बीच उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित की गई थी। ठीक है, और ये तीसरी और आखिरी बैठक थी जो कि कहाँ आयोजित की गई? पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में। ओके, और आपको एक और चीज़ बता दूं, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि सिविल सेवा पदों में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए भारत में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये 1988 अर्थात 1988 में पारित किया गया था। ध्यान रखिएगा, और उसी साल इसको प्रभावी भी किया गया। और हाल ही में इसको 2018 में संशोधन भी इस अधिनियम में किया गया था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1988। ध्यान रखिएगा। ओके, और एक महत्वपूर्ण दिवस है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस। वो प्रतिवर्ष याद रखिएगा 9 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है आपके सामने जीआई टैग से संबंधित। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जीआई रजिस्ट्री कार्यालय ने 7 उत्पादों को आपको बताया था कि जीआई टैग दिया था। किसको किसको? गोवा की बेबिंका मिठाई, वहाँ का मनकुराड़ आम, उत्तर प्रदेश के एटा जिले की जलेसर धातु शिल्प, और राजस्थान के आपके 4 उत्पाद थे। कौन कौन से? उदयपुरी कोफ्ताकारी धातु शिल्प, बीकानेर की कसीदाकारी धातु शिल्प, जोधपुर की बंधेज शिल्प और बीकानेर की उस्तकला को जीआई टैग दिया गया था जीआई रजिस्ट्री कार्यालय चेन्नई के द्वारा। और उसी क्रम में भी हाल ही में 2 और उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। कौन कौन से हैं ये? जम्मू कश्मीर का राजौरी जिले के राजौरी चिकरी वुड्स क्राफ्ट को, ये जो आपको दिख रहा है यही आपका राजौरी चिकरी वुड क्राफ्ट का एग्जाम्पल है। ये बेसिकली चिकोरी नाम की एक पीली शहद के रंग की बहुत ही नरम मुलायम लकड़ी होती है। उसी पर ये जो जटिल कारीगरी है, जो जटिल नक्काशी है, वो की जाती है राजौरी ज़िले के कलाकारों के द्वारा। ठीक है ना, जो इसको बनाते हैं। तो ये अपने आप में यूनिक है, इसलिए इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ओके, और दूसरा है आपका अनंतनाग जिले का मुस्क बुद्धजी चावल। ये जो कि आप देख पा रहे हैं ये चावल है। ठीक है ना, इस चावल की खासियत ये है कि ये चावल छोटा होता है, इसके दाने मोटे होते हैं, और ये पकाने पर बहुत अद्भुत इसमें से खुशबू आती है। उसका स्वाद अपने आप में यूनिक है, इसलिए इसको जीआई टैग इसको भी दिया गया है। ओके, और आपको एक और चीज़ बताया था, तो ये दोनों उत्पाद आप ध्यान रखिएगा। और आपको एक और चीज़ बताया था कि भारत में भौगोलिक संकेतक अधिनियम को संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1999 में। और किस वर्ष वो अधिनियम, भौगोलिक संकेतक अधिनियम प्रभावी हुआ? तो सितंबर 2003 में। ये दोनों डेट आप ध्यान रखिएगा। ओके, और अंतिम खबर है आपके सामने आरबीआई की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय अभी तीसरी द्विमासिक बैठक का आयोजन किया गया है वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 8 से 10 अगस्त के मध्य। ठीक है, और इसमें आरबीआई ने रेपो रेट को वही रखा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है। रेपो रेट
6.5% ही है। ठीक है, रेपो रेट क्या होती है? ये बेसिकली वो रेट होती है जब आरबीआई नकदी की कमी से यदि कोई बैंक जूझ रहा होता है, ठीक है ना, यदि किसी बैंक के सामने, किसी कॉमर्शियल बैंक के सामने यदि नकदी की कमी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, तो उस बैंक को यदि पैसा उधार लेना हो तो वो किसके पास जाएगा? वो बैंक जाता है आपका आरबीआई के पास, और आरबीआई उसको जिस इंटरेस्ट रेट पे पैसा देता है वही है आपका रेपो रेट, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, और इसके बदले उस बैंक को अपनी कुछ प्रतिभूतियों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ओके, और यही वो रेट है। आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, कि देश में यदि महंगाई दर को नियंत्रित करना होता है तो आरबीआई किस रेट का यूज़ करती है, किस टूल का यूज़ करती है? तो आपका मॉनेटरी पॉलिसी का यही टूल है, रेपो रेट। ठीक है, क्योंकि यदि बैंक के पास, मान लीजिए आरबीआई को महंगाई दर को कंट्रोल करना है, ठीक है ना, और कोई बैंक इसके पास आता है उधार लेने, तो आरबीआई यदि उसको रेपो रेट बढ़ा करके यदि दे दे तो सिंपल सी बात है, वो बैंक भी जब किसी को उधार देगा तो वो भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। तो इस तरीके से लोग कम से कम आएंगे बैंकों के पास पैसा लेने के लिए, और मार्केट में इस तरीके से जो पैसा है वो कम हो जाएगा और महंगाई दर नियंत्रित हो जाएगी। और जब इसका उल्टा करना हो तो आरबीआई क्या करेगा? इस रेपो रेट को कम कर देगा। ठीक है ना, बढ़ाने की बजाय इसको क्या कर देगा? कम कर देगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट में फ्लो किया जा सके। ओके, तो ध्यान रखिएगा, रेपो रेट कितना रखा गया है? 6.5% है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, दूसरा है आपका बैंक रेट। बैंक रेट कितना किया गया है? 6.75%। ये क्या है? ये भी आपका, यदि किसी बैंक को, किसी कॉमर्शियल बैंक को पैसे की कमी होती है त्वरित रूप से, तो उसको यदि अल्पकालिक यदि ऋण लेना है, ठीक है ना, यदि अल्पकालिक रूप से यदि उसको पैसे लेना है तो वो आरबीआई के पास जाएगा, और आरबीआई उसको इसी रेट पर, बैंक रेट पर ही उसको पैसा देगा, और उसके बदले उसको, बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि उसके बदले उसको कोई भी प्रतिभूति या फिर कोई भी उसको कोलेट्रल अपना गिरवी नहीं रखना पड़ता है बैंक के पास। ओके, तो बैंक रेट ध्यान रखिए कितना है? 6.75%। ठीक है ना, और रेपो रेट कितना है? 6.5%। ओके, और तीसरा और अंतिम जो है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रिटेल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे जो फॉरकास्टिंग की गई है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए जो इन्फ्लेशन कितना रहेगा, तो वो 5.4% इन्फ्लेशन की फॉरकास्टिंग की गई है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, आरबीआई ने इसके पहले 5.1% था, उससे इसने बढ़ा करके 5.4% कर दिया है। ठीक है, तो यही आज हमारे लिए, आपके लिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण खबरें थी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करिएगा, और यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।